गर्मी में गरीब ससुराल का चट्टानी गुफा वाला ठंडा घर। अरे ऐसी किस्मत कहाँ हमारी जो ठंडा पानी मिल जाए। जरा देखो तो इस घर में हम एक मटका भी नहीं रख सकते हैं। पानी रखने के लिए हमें ये टीन का बर्तन दिया गया है जिसमें गर्मियों में पानी उबल जाता है। सच कह रही हो सरला, इतनी गर्मी में तो ऐसा लग रहा है जैसे प्राण ही निकल जाएंगे। पूरा शरीर पसीने से भीग गया है। दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हुए बेहद दुखी नजर आते हैं। तभी उनका ध्यान भटकाने के लिए तमन्ना खेत में चल रहे समरसेबल से पानी लेकर आती है। मम्मी, आप भी ना पापा को पानी देने की बजाय उन्हें और परेशान कर रही हो। हमें तो पता ही नहीं ना कि हम इस घर में अपनी मर्जी से मटका भी नहीं रख सकते। और ये क्या कर रही हो आप? इतनी धूप हो गई, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, कम से कम थोड़ी देर घर में बैठेंगे। तमन्ना की बात सुनकर सरला चुपचाप अपने काम में लग जाती है। इधर मुस्कान चूल्हे पर रोटी बना रही होती है। तमन्ना, जरा देखो तो खाना बन गया है, सब लोग आकर खा लो। अगर थोड़ा बहुत कम पड़ा तो मैं बना दूंगी, लेकिन बार बार मुझसे ये चूल्हा नहीं चलता। मुस्कान की बात सुनकर निखिल और मुकुल खाना खाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों खाना खाने बैठते हैं तभी राजू नौकर वहां आ जाता है। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? बाद में खाना, पहले सामान उतरवाओ। दिखता नहीं है मालिक का सामान आया है। चलो सारी बोरियां ट्रक से उतार कर गोदाम में रखो। दोनों भाई अपनी थाली छोड़कर तेज धूप में ट्रक से बोरियां उतारने लगते हैं। इस मुश्किल काम को करने में उन्हें पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। अब दोपहर के 2 बज चुके होते हैं और उन्होंने सुबह से ही कुछ भी नहीं खाया होता। आखिरकार काम खत्म करके दोनों परिवार के पास आते हैं। मेरे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं और इस मेहनत का इन्हें फल भी नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में भगवान है ही नहीं। तभी तमन्ना बोल पड़ती है। पता नहीं दादाजी ने क्या सोचकर हमारी जमीन चाचा के नाम कर दी। अब हमसे ये सब और नहीं सहा जाता। पता नहीं भगवान हमारी कौन सी अग्नि परीक्षा ले रहा है। पापा, क्या हुआ आपको? पापा उठो ना। अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? राजेश के पिताजी की तबीयत पिछले हफ्ते से बहुत खराब चल रही थी और आज अचानक बिस्तर पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पूरे घर का माहौल शोक में डूब जाता है। पड़ोसी और रिश्तेदार इकट्ठा हो जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पिताजी को गए हुए 3 दिन हो चुके थे। चौथे दिन मोहन चाचा एक वकील के साथ घर में आते हैं। मोहन, ये तुम्हारे साथ कौन है और ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये वकील साहब है। पापा ने अपनी वसीयत पहले से ही लिख रखी थी, बस वही हम सबको समझाने आए हैं। मोहन की बात सुनकर सरला बोल पड़ती है। वसीयत की क्या जल्दी है? पिताजी को गए 3 दिन ही हुए हैं, लोग क्या कहेंगे? भाभी जी, बात ही कुछ ऐसी है कि वकील साहब को बुलाना पड़ा, वरना आप लोग मेरी बात मानते ही नहीं। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मतलब हम तुम्हारी बात क्यों नहीं मानेंगे? साफ साफ कहो। अरे मैं कुछ नहीं कह रहा, आप खुद ही पढ़ लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। मोहन वकील से कागज लेकर राजेश के हाथ में दे देता है। आपके पिताजी ने अपनी सारी संपत्ति मोहन जी के नाम कर दी है, वसीयत में साफ साफ लिखा है। ये सुनते ही राजेश के हाथों से कागज गिर जाते हैं। पूरा घर फिर से दुख में डूब जाता है। हमने पिताजी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया? कोई बात नहीं सरला, हम दोनों भाई हैं। अगर वसीयत में उसका नाम है तो क्या हुआ, सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। लेकिन राजेश की सोच गलत साबित होती है। नहीं भाई साहब, अब ऐसा नहीं होगा। मेरे बचपन से बहुत भेदभाव सहा है। अब ये सब कुछ कानूनी तौर पर मेरा है और मुझे मेरा हक चाहिए। मैं आप लोगों को 2 दिन का समय देता हूँ। मेरा घर और जमीन खाली कर दो, अब ये सब मेरा है। पिताजी के जाते ही मोहन अपनी असली औकात दिखा देता है। लेकिन भाई हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चाचा, हमने तो हमेशा खेतों में ही काम किया है, हमारे पास कोई और काम भी नहीं है। हमारे साथ ऐसा मत करो। मुझे इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरा घर खाली करो, मुझे मेरी जमीन खाली चाहिए। अब जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही होगा। मैं किसी पर कोई दया नहीं करने वाला। राजेश का पूरा परिवार मोहन के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। मोहन, कुछ तो रहम कर। मेरे बहू बेटे, 2 छोटे छोटे बच्चे, जवान बेटी, इन सबको लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? इतना बड़ा कारोबार है, इतने बड़े घर है, जमीन है, हम कहीं भी रह लेंगे। जो कहोगे वो करेंगे, लेकिन हमें इस घर से बेघर तो मत करो। जैसा सरला कहती है बिल्कुल वैसा ही तो मोहन चाहता था। उन्हें अपने सामने गिड़गिड़ाते देखकर मोहन के चेहरे पर खुशी झलकने लगती है। चलो ठीक है, जब तुम लोगों ने तय कर ही लिया है कि तो मैं तुम पर थोड़ी दया कर सकता हूँ। आखिर खून का रिश्ता है हमारा। तुम लोग खेत के पास हमारे फार्म हाउस में रह लेना, लेकिन याद रहे मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा और मेरे खिलाफ जाने की भी कभी कोशिश मत करना। यह कहकर मोहन वहां से चला जाता है। बेचारा राजेश का परिवार उसकी बेगारी करने पर मजबूर हो जाता है। बेटा, कुछ दिनों की बात है, अभी हमारे हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जब तक कुछ बन नहीं जाता हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, बाकी आगे भगवान की मर्जी।
राजेश के परिवार के पास मोहन की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसके टुकड़ों पर पलने लगे। मोहन जो कहता और राजेश का परिवार वही करता। मोहन ने अपने सारे नौकर निकाल दिए थे। अब बाहर का सारा काम मुकुल और निखिल करते, घर का सारा काम दोनों बहुएं संभालती। राजेश भी बुढ़ापे में बाहर के काम में हाथ बटाता। सल्ला दिन भर भैंसों का काम करती और बेचारी तमन्ना रोज खेतों में जाकर चारा काट कर लाती। दोनों छोटे बच्चे घर पर ही रहते क्योंकि उनकी स्कूल फीस देने से मोहन ने साफ मना कर दिया था। ऐसे ही पूरे परिवार के बुरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सरला भैंसों को नहलाकर उन्हें चारा डाल रही थी और फिर गोबर उठाने लगती है। ये सब देखकर मुकुल बोल पड़ता है, कितने बुरे दिन आ गए हैं हमारे। हम अपने माँ बाप को इस उम्र में काम करते देख रहे हैं। ये आराम करने की उम्र है उनकी और हम इतने मजबूर हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते। अपने माँ बाप की हालत देखकर बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी माही और विहान वहां आ जाते हैं। पापा पापा, बाहर आइसक्रीम वाला आया है, मुझे आइसक्रीम खानी है। पापा मुझे भी आइसक्रीम खानी है, देखो ना कितनी गर्मी है, कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा है। बच्चों की जिद देखकर राधिका और मुस्कान परेशान हो जाती है। बेटा आइसक्रीम से गला खराब हो जाता है, ये लोग साफ सफाई भी नहीं रखते, पता नहीं हाथ भी धोते हैं या नहीं। और विहान, तुम्हें तो वैसे ही खांसी हो रही है, अगर तुम आइसक्रीम खाओगे तो तुम्हें बुखार आ जाएगा और फिर डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, इसलिए अभी आइसक्रीम नहीं खाएंगे, पहले तुम ठीक हो जाओ। दोनों बहुएं किसी तरह बच्चों को समझा देती हैं। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठता है। तमन्ना चटाई बिछा देती है और जो थोड़ा बहुत खाना बना होता है सबके सामने रख देती है। हे भगवान, कितनी गर्मी है। इस गर्मी में तो कुछ खाने का भी मन नहीं करता, ऊपर से ये पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा है। इससे अच्छा तो इसे बंद ही कर दो। मोहन ने उन्हें टीन की छत वाला घर दिया था जो गर्मियों में आग की तरह तपता था। तभी तमन्ना बोलती है, ऐसी गर्मियों में तो ऐसा घर होना चाहिए जो बिल्कुल ठंडा हो, चट्टानों से बना हो, जिसके आसपास झरने बहते हो, जहाँ गर्मी का नामो निशान भी ना हो। तमन्ना की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। बेटा ऐसा घर हकीकत में नहीं होता, ये तो सिर्फ सपनों का घर है। सब लोग खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। तमन्ना रोज खेतों में चारा लेने जाती है। वहीं एक जमींदार का बेटा सागर उसे देख लेता है। ये कौन है? कितनी प्यारी लड़की है, साधारण कपड़ों में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। इसके चेहरे के भाव तो कमाल के हैं, मेरा दिल आ गया है इस पर। सागर पहली नजर में ही तमन्ना पर दिल हार बैठता है। अब रोज जब तमन्ना खेत में आती, सागर उससे पहले आकर पेड़ की छांव में खड़ा हो जाता और बस उसकी एक झलक पाने के लिए इंतजार करता। एक दिन सागर अपने दोस्त रोहित के साथ बाहर आ गया होता है। भाई क्या बात है, आजकल तू खोया खोया रहता है। मैंने कल रात तुझे कितने फोन किए लेकिन तूने एक भी नहीं उठाया, मैसेज भी सीन करके छोड़ दिए। रोहित लगातार बोलता रहता है लेकिन सागर का ध्यान कहीं और ही होता है। अरे भाई कहाँ खोया है, मैं कब से तुझसे बात कर रहा हूँ। ओ हाँ यार, क्या कह रहा था तू? अरे मेरा ध्यान नहीं था, फिर से बता। वही पूछ रहा हूँ, ध्यान का है साहब का, कहीं आपको इश्क विश्क तो नहीं हो गया। रोहित की बात सुनकर सागर शर्मा जाता है। यार इश्क तो हुआ है लेकिन जिससे हुआ है उसे पता ही नहीं अभी तक। ये कैसा इश्क है भाई, जरा इजहार तो कर, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी रानी को कोई और ले जाए। बातों बातों में सागर रोहित को तमन्ना के बारे में सब बता देता है। तो ठीक है, फिर कल जब वो खेत में आएगी तो उसे प्रपोज करेगा, आखिर उसके मन की भी तो जान ले। रोहित की बात सुनकर सागर बहुत खुश होता है और कल तमन्ना को प्रपोज करने का फैसला लेता है। हर बार की तरह सागर अच्छे से कपड़े पहनकर बिल्कुल सुंदर तरीके से तैयार होकर खेत में जाता है और वहीं पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। आज जैसे वो तमन्ना को देखता है, आज तो मैं इसे अपने दिल की बात बोल कर रहूंगा। सागर तमन्ना की तरफ बढ़ता है लेकिन तभी तमन्ना अचानक ठोकर खाकर गिर जाती है और रास्ते में पड़ा कांच का टुकड़ा उसके पैर में लग जाता है। तमन्ना दर्द से रोने लगती है। तभी सागर आकर उसे उठाता है। क्या हुआ आपको? और ये तो बहुत ज्यादा लग गई, आपको तो खून निकल रहा है, लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नहीं, मामूली सी चोट है, इससे बड़े बड़े जख्म सहने की आदत हो गई है हमें, ये जख्म भी समय के साथ भर जाएगा। तमन्ना की बातें सागर के सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। सागर तमन्ना को पास के पेड़ की छांव में बिठाता है, उसके पैर से कांच निकालता है और उसे साफ करके अपना रुमाल उसके पैर पर बांध देता है। सागर को अपने लिए इतना परेशान होते देखकर तमन्ना को बहुत अच्छा लगता है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे दिल से परवाह कर रहा है। आखिर इस अजनबी से मेरा क्या रिश्ता है जो मैं इसकी तरफ खींची चली जा रही हूँ? कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। सागर पहले ही सोचकर बैठा था कि वो तमन्ना को प्रपोज करेगा, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसा मोड़ दे दिया कि दोनों यूं ही मिल गए। थोड़ी देर बाद तमन्ना घर चली जाती है और सागर भी अपने घर लौट जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। मम्मी, आप तो बहुत देर से कह रही थी कि मैं नहाने जाऊं और आप अभी तक नहाई नहीं। अरे बहू, क्या नहाना, इतना गर्म पानी हो रहा है, नहाने का भी कोई फायदा नहीं। ऐसी गर्मी में तो ठंडा ठंडा पानी होना चाहिए और नहाने के बाद इंसान ठंडी जगह पर बैठे तभी कुछ सुकून आता है।
मम्मी बात तो सही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इतनी चिलचिलाती गर्मी में सुकून का शब्द तो हमारे जीवन से खत्म हो गया है, और ठंड तो मानो जैसे हमें सिर्फ सर्दियों में ही मिलेगी। पूरा परिवार चाहता है कि वो किसी ऐसी जगह जाएं जहां उन्हें इस झुलसती गर्मी से राहत मिले और मोहन के अत्याचारों से छुटकारा मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। मम्मी कितनी गर्मी हो रही है, मुझे ठंडे पानी में नहाना है। बेटा ठंडा पानी तो नहीं है, शाम को मैं तुम्हारे लिए पानी भर कर रख दूंगी, रात में वो ठंडा हो जाएगा, फिर तुम सुबह नहा लेना। ऐसे ही मुस्कान और राधिका हर बार बच्चों को समझा देती है। उधर तमन्ना पैर में चोट होने के बावजूद भी रोज खेत में चारा लेने जाती है। ये देखकर सागर उससे कहता है, जब आपके पैर में चोट लगी हुई है तो आप रोज इतना काम क्यों करती हो? आप घर पर आराम भी तो कर सकती हो। सागर तमन्ना से ऐसे बात करता है जैसे वो उसे बहुत समय से जानता हो। आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? वैसे भी आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। ये कहते कहते तमन्ना रोने लगती है। सागर प्यार से उसके पास आता है और उसके आंसू पोंछता है। मेरा वो मतलब नहीं था, अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन तुम अपना पैर देखो, इसमें कितना जख्म हो रखा है। पैर का जख्म तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारे दिल और दिमाग को जो जख्म हमारे अपनों ने दिए हैं वो कभी नहीं भरेंगे। तमन्ना की ऐसी बात सुनकर सागर उसे सच जानने की जिद करता है। आखिरकार तमन्ना को सागर को सब कुछ बताना पड़ता है। तमन्ना की सच्चाई जानकर सागर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तमन्ना, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भले ही मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है, एक पल भी तुम मेरी आंखों के सामने से गई नहीं हो। सोते जागते उठते बैठते मुझे बस तुम्हारे ही ख्याल आते हैं। मैं जल्दी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तुम्हारे चाचा की गुलामी से आजाद कराऊंगा। सागर से बात करके तमन्ना को बहुत अच्छा लगता है और वो घर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर घर वालों को भी तमन्ना और सागर के बारे में पता चल जाता है। तमन्ना अपनी दोनों भाभियों को सागर के बारे में सब सच बता देती है। हाँ, मैं मानती हूँ सागर बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन हम किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हें थोड़ा संभल कर ही चलना चाहिए। हाँ, मुस्कान बिल्कुल सही कह रही है। देखो, हम तुम्हारी भाभी है और दोस्त भी, तो हम तुम्हें अच्छी सलाह देंगे। हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। वैसे वो कल आप सबसे मिलने के लिए आएगा। थोड़ी देर आपस में बात करने के बाद सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। ऐसी सुबह से शाम होती है और रात में सागर वहां आता है। सागर तमन्ना के सभी घर वालों से मिलता है और उनके लिए एक मटका लेकर आता है। इस मटके में पानी ठंडा रहता है। इतनी गर्मी में ठंडा पानी पीकर आप सबको सुकून मिलेगा। बेटा, सुकून नहीं है हमारी जिंदगी में। ऐसी बात मत कीजिए अंकल, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ से निकालने की। सागर थोड़ी देर तमन्ना के परिवार वालों से बात करता है। परिवार वालों को उनके रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। थोड़ी देर बाद सागर वहां से चला जाता है, लेकिन उसे यहाँ आते हुए राजू ने देख लिया था। राजू मोहन का चापलूस नौकर है और उसे राजेश के परिवार पर नजर रखने के लिए रखा गया है। मालिक, आपको पता है वो जमींदार का बेटा सागर और तमन्ना, इनके नैन मटके चल रही है। अब तो वो इनके घर भी आने लगा है। आज वो उन लोगों को एक मटका देकर गया है। मुझे तो डर है कि अगर तमन्ना ने उसे बता दिया तो उसका खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। वैसे भी उनकी पहुंच दूर दूर तक है। वैसे तो तमन्ना सागर को सब कुछ बता चुकी थी, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था जिससे वो मोहन को गलत साबित कर सके। इसलिए सागर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन राजू की बात सुनकर मोहन को टेंशन हो जाती है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इससे पहले कि वो कुछ प्लान करे, मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। मोहन अपनी पोल खुलने के डर से सागर को रास्ते से हटाने का फैसला करता है और अपने आदमियों से सागर को गोली मरवा देता है। तमन्ना का परिवार गांव से दूर खेतों में रहता था, इसलिए उन्हें सागर की मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे 1-2 दिन तक जब सागर तमन्ना से मिलने नहीं आता तो तमन्ना मन ही मन सोचती है, सही कह रही थी भाभी, किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले तो इतना प्यार दिखाता था, अब 2-3 दिन से मेरी कोई खबर भी नहीं ली, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जैसी तमन्ना सागर के बारे में सोचती है, सागर अचानक उसकी आंखों के सामने आकर बैठ जाता है। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हें पता था मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। तुम इस रास्ते से गुजरो और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? और गलत मत सोचो, मैं काम में बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। सागर तमन्ना के मन की बातें जान लेता है और काफी देर तक उसके साथ बातें करता है। अब तमन्ना का मन फूल की तरह खिल जाता है। थोड़ी देर बाद वो घर लौट जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, सागर, यहाँ बहुत गर्मी लगती है, मुझसे अब ये सहा नहीं जाता। मेरे परिवार को देखो, कैसे इस गर्मी में तप रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ ठंड हो, ठंडे ठंडे घर हो, पानी के झरने बहते हो, जहाँ हम सुकून से रह सके। मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, लेकिन फिलहाल तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हारे चाचा को कुछ बात करते हुए सुना है। तुम्हारे भतीजे और भतीजी की जान को खतरा है। शायद वो बच्चों को बेचने का प्लान बना रहे हैं। तुम जल्द से जल्द अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ से निकलो।
सागर की बात सुनकर तमन्ना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सारी बातें अपने घर वालों को बताती है। अब घर वाले भी सागर को अच्छे से जान चुके थे, इसलिए उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। वो सागर के कहे अनुसार ही चलने का फैसला करते हैं। अब से 1 घंटे बाद जब पूरा गांव सो जाएगा, तुम अपने परिवार को लेकर बाहर निकल जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं और सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? जहां हम जा रहे हैं वहां सब सामान है, तुम बस अपने परिवार को साथ रखना। ये कहकर सागर वहां से चला जाता है। 1 घंटे बाद तमन्ना और उसका पूरा परिवार बाहर वाले रास्ते पर सागर से मिलते हैं। सागर आगे आगे चलता है और पूरा परिवार उसके पीछे पीछे चलता है। कुछ दूर चलने के बाद वो एक जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। मम्मी यहाँ तो बहुत डर लग रहा है, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। मम्मी यहाँ से कोई आएगा और हमें खा जाएगा। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, देखो सब लोग साथ में है ना, मेरे शेर बच्चों डरते नहीं हैं। राधिका की बात सुनकर मुस्कान कहती है, दीदी डर तो मुझे भी लग रहा है, पता नहीं ये सागर हमें कहाँ लेकर जा रहा है। अगर ये चाचा के साथ मिला हुआ है तो फिलहाल तो इस पर विश्वास करने के अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। पूरे परिवार के मन में कई सवाल होते हैं, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं होता। वो चलते रहते हैं और आखिरकार एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर सागर रुक जाता है। बेटा, तुम यहाँ क्यों रुक गई? क्या हमें यहीं रहना है? अंकल देखिए, इस बरगद के पेड़ के नीचे एक रास्ता है और बस उसके आगे ही हमारी मंजिल है। सागर उस बरगद के पेड़ के अंदर जाता है और एक एक करके सभी परिवार वालों का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाता है। जैसे वो सब बरगद के पेड़ के अंदर जाते हैं, उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया दिख जाती है। वाओ, ये तो बिल्कुल वैसा घर है जैसा हम अपने सपनों में सोचते थे। ये चट्टानों का घर कितना ठंडा है, यहाँ तो झरने बह रहे हैं और कितने प्यारे प्यारे फल भी लगे हुए हैं। यहाँ का पानी तो बर्फ से भी ठंडा है और कैसी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। बेटा, ये कौन सी जगह है और तुम इस जगह के बारे में कैसे जानते हो? चाचा, ये सब मैं बहुत दिनों से जानता था। फिलहाल मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रुका और मोहन चाचा को पता चलेगा कि आप लोग फार्म हाउस में नहीं हैं और मैं भी गायब हूँ, तो उनका सीधा शक मुझ पर जाएगा। इस तरह सागर एक ठोस वजह देकर वहां से चला जाता है। इधर पूरा परिवार इस चट्टानी गुफा के ठंडे घर में आकर बहुत खुश होता है। कितना प्यारा बेड है, इस पर लेटकर कितनी ठंडक मिल रही है। मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई। मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। हाँ सच में, और देखो तो चट्टानों के कितने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं। मतलब हम सबके अलग अलग कमरे हैं और ये देखो सामने कितना साफ पानी है। ऐसा लग रहा है जैसे हम समुद्र के अंदर घर बनाकर बैठे हो। सभी परिवार वाले इस गुफा की सुंदरता को देखकर खुश हो जाते हैं। दोनों बच्चे पानी के साथ खेलने लगते हैं। वाह, कितना ठंडा पानी है, मैं तो यहाँ रोज रहूंगा। मैं भी रहूंगी, चलो पानी में पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। दोनों बच्चे छोटे से पानी के कुंड में खेलने लगते हैं। बच्चों को खुश देखकर निखिल भावुक हो जाता है। भगवान ने सागर को हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है, वरना हम इस गर्मी में खुद को जलते हुए देखते थे तो मौत से भी बदतर लगता था। और हमारे बच्चों का तो कोई कसूर भी नहीं था, उन्होंने भी हमारे साथ कितना कुछ सहा है। निखिल की आंखें नम हो जाती हैं। चलो भाई, अब सबकी गर्मी तो भाग गई, वरना तुम लोग तो पूरे दिन हाय गर्मी करते रहते थे। अब कुछ खाने पीने का भी देख लो, यहाँ रसोई है या नहीं, या सिर्फ ठंडी हवा खाएंगे। मुकुल की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी तमन्ना एक चट्टानी घर के अंदर जाती है। देखो भैया, ये सारी चट्टानी घर है, इनमें बेड भी है, मतलब ये हमारा बेडरूम है। और ये देखो यहाँ खाने का सामान भी रखा हुआ है, ये हमारी रसोई है। अरे वाह तमन्ना, तूने तो सब देख लिया। चल अब अच्छा सा खाना बना। पर खाना बनाने के लिए तो पहले लकड़ी लानी होगी ना। चलो मम्मी, हम जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठे करके लाते हैं। तमन्ना अपनी माँ के साथ जंगल में लकड़ियाँ लाने जाती है। देखो तो यहाँ पर कितना सारा ईंधन है। इन लकड़ियों को इकट्ठा करके हम आसानी से खाना बना सकते हैं। और पेड़ पर कितने ताजा फल भी लगे हुए हैं। रुको, मैं माही और विहान के लिए भी कुछ तोड़ लेती हूँ। सरला और तमन्ना जंगल से लकड़ियां लाती हैं, साथ में कुछ ताजा फल भी ले आती है। वापस चट्टानी ठंडे घर में आकर तमन्ना अपनी दोनों भाभियों के साथ मिलकर खाना बनाती है। सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और इस ठंडी गुफा में आराम करने लगते हैं। उधर इंसानी दुनिया में सुबह हो जाती है। राजू जैसे फार्म हाउस में जाता है तो, अरे कहाँ मर गए तुम सब लोग? सूरज निकल गया है, अभी तक नींद नहीं टूटी क्या? अभी मालिक को बताऊंगा तो सारी नींद उड़ जाएगी। चलो जल्दी उठकर काम करो, क्या तुम्हारा बाप करेगा काम? मोहन ने राजू को इतनी छूट दे रखी थी कि वो भी राजेश के परिवार के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। राजू बार बार आवाज लगाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जब वो कमरों में जाकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत मोहन के पास भागता है। मालिक कमाल हो गया, राजेश का पूरा परिवार घर छोड़कर भाग गया। ये तुम क्या कह रहे हो? उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, वो 4 दिन में खुद ही वापस आ जाएंगे। लेकिन मालिक, हमारा काम कौन करेगा? वो लोग तो कोलू के बैल की तरह काम करते थे, अब कौन करेगा ये सब? मोहन राजेश के पूरे परिवार से नौकरों की तरह काम करवाता था, इसलिए उसने बाकी नौकर हटा दिए थे।
अब जब वो सब चले गए तो उसे मजबूरी में नए नौकर रखने पड़ते हैं। नौकर अपना काम करने लगते हैं। तभी राजू फिर बोलता है, मालिक मुझे तो लगता है कि किसी को पता चल गया है। अरे क्या पता चल गया है? बातों को गोल गोल क्यों घुमा रहा है? सीधा सीधा बता, कहना क्या चाहता है? कहीं सागर के पापा ने छानबीन तो नहीं कर ली? मतलब आप खुद सोचो, ये लोग रातों रात फरार कैसे हो सकते हैं? जरूर किसी ने इन्हें यहाँ से भगाया है। सागर के अलावा उन लोगों का किसी से कोई लेना देना नहीं था, और सागर को तो हमने बहुत पहले से ही रास्ते से हटा दिया था। अब उसकी मदद आखिर कौन कर सकता है? मोहन और राजू आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक मोहन को सागर दिखाई देता है। क्यों, चौंक गई ना मुझे देखकर? आपको क्या लगता था मुझे मारकर आप चुपचाप बैठ जाओगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? अब आपके यहाँ पाप का घड़ा भर गया है। आपने बहुत अत्याचार किया है ना राजेश अंकल और उनके परिवार के साथ। अब आपके साथ उससे भी बुरा होगा। उसे देखकर मोहन घबरा जाता है और एक पल के लिए अपना संतुलन खो बैठता है। अरे तुमको तो मैंने मरवा दिया था, तुम जिंदा कैसे बच गए? और वो 2 कौड़ी के लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जरा सोचो, जो प्रॉपर्टी उनकी थी मैं उस पर राज कर रहा हूँ और वो कुछ नहीं कर पाई। मैं सबको मार दूंगा। मोहन सागर से बातें करता है। ये सब देखकर राजू को बहुत अजीब लगता है। अरे ये मालिक को क्या हो गया? लगता है इन्हें बहुत बड़ा सदमा लग गया है, इनका दिमाग ही खराब हो गया है। कुछ देर बाद मोहन शांत हो जाता है और सागर भी वहां से गायब हो जाता है। इधर तमन्ना चट्टानी गुफा में आराम कर रही होती है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, सामने पानी बह रहा है और ताजे फल लगे हुए हैं। तभी तमन्ना को सागर का ख्याल आता है। सागर कितना अच्छा है, उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे इस खूबसूरत जगह पर छोड़ गया है। इस बार जब वो आएगा तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। हम दोनों शादी करके यही रहेंगे, बहुत मजा आएगा। जैसी तमन्ना सागर के बारे में सोचती है, सागर भी वहां आ जाता है। सागर मनी मन सोचता है, मुझे पता है तुम मुझे बहुत याद कर रही हो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। अगर आया तो तुम मुझसे सवाल पूछोगे और मुझे यहाँ रुकने के लिए कहोगी, इसलिए मुझे खुद को रोकना पड़ रहा है। दोनों अपने अपने मन में बातें करते हैं और ऐसे ही दिन बीत जाता है। रात होती है और मोहन पूरी रात सो नहीं पाता। सुबह होते ही वो अपने आदमियों को भेजकर सागर के पापा को किडनैप करवा लेता है। दम है तो अपने बाप को मुझसे छुड़ा कर देखा। अगर जरा से भी होशियारी की तो मैं तेरे बाप को गोली से उड़ा दूंगा और तेरा पूरा खानदान मेरे हाथों मिट जाएगा। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि जिन लोगों को तूने छुपाया उन्हें वापस भेज दे और मेरे खिलाफ साजिश करना बंद कर दे। अपने पिता को मोहन के कैद में देखकर सागर घबरा जाता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता। दरअसल सागर ने मोहन को वकील से बात करते हुए सब सुन लिया था। अब उसे सच्चाई पता चल चुकी थी कि कैसे मोहन ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। वो वसीयत झूठी थी और वकील को भी रिश्वत दी गई थी। उधर तमन्ना सागर के ख्यालों में खोई हुई होती है। अचानक सागर उसके पास आ जाता है। कहाँ चले गए थे तुम? एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस ठंडी गुफा में मैं भले आराम से रह रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। ऐसी रोमांटिक जगह पर हमें साथ होना चाहिए ना? हाँ बाबा, मुझे पता है तुम मुझे याद कर रही हो, लेकिन वहाँ भी तो काम होते हैं और मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता, वरना तुम्हारा चाचा मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ जाएगा। ये सुनकर तमन्ना हंसने लगती है। तभी सागर गंभीर होकर कहता है, तमन्ना मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ बहुत खुश हो, लेकिन हमें अपना हक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सीधे सीधे बताओ। मैंने पता कर लिया है, तुम्हारे चाचा ने जो वसीयत बनाई थी वो झूठी थी। उसने वकील को रिश्वत दी थी। तुम्हारे दादा ने सारी प्रॉपर्टी दोनों भाइयों के नाम आधी आधी की थी। ये सुनकर तमन्ना को बड़ा झटका लगता है। हमें अंदाजा तो था, लेकिन सच ये होगा ये पता नहीं था। लेकिन हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है, हम कैसे चाचा को गलत साबित करेंगे? देखो, तुम उस वकील के पास जाना। जब उसने थोड़े से पैसों के लिए मोहन की बात मान ली तो ज्यादा पैसों के लिए तुम्हारी भी मान सकता है। तुम ये बैग उसे देना और कहना कि इसमें पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। वो खुद ही सब सच बता देगा। और हाँ, तुम्हें ये लड़ाई खुद लड़नी होगी। तुम्हें बहादुर बनना होगा। हर वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अपनी लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी और जीतना भी तुम्हें ही होगा। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मुझे रुलाओगे क्या? अरे नहीं, तुम बहुत बहादुर हो। तुम रोने वालों में से नहीं, रुलाने वालों में से हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम अपने परिवार के साथ जाना और जो मैंने कहा है वो करना। ये कहकर सागर वहां से चला जाता है। इधर जैसी तमन्ना अपने घर वालों को इस बारे में बताती है तो उसकी भाभी कहती है, हमें क्या मतलब है प्रॉपर्टी से? हमारे पास इतनी अच्छी जगह है रहने के लिए, अब हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना। हाँ, राधिका बिल्कुल सही कह रही है। इस जगह पर हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। देखो, यहाँ हम खेती करते हैं, खाते हैं और यहाँ इतनी ठंड भी है। भाभी, अगर सब लोग ऐसे ही सोचते रहे तो कोई सच का साथ ही नहीं देगा और लोग ऐसे ही डर कर भागते रहेंगे। हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जो चीज हमारी है हम उसे अपने लिए क्यों छोड़े? आज चाचा ने हमारे साथ ये किया, कल को वो किसी भी कमजोर इंसान के साथ कुछ भी करेंगे। उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है।
तमन्ना अपने पूरे परिवार को वहां से वापस जाने के लिए मना लेती है। पूरा परिवार जिस तरह उस गुफा में आया था वैसे ही वापस लौट जाता है। तमन्ना सबसे पहले वकील से मिलती है। इसमें पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। आज आपको हमें सच्चाई बतानी होगी कि क्या वाकई दादाजी ने सारी जमीन मोहन चाचा के नाम की थी। 1 करोड़ रुपए देखकर वकील के मन में लालच आ जाता है। अरे नहीं नहीं, जो वसीयत मोहन ने दिखाई थी वो झूठी है। उसने मुझे रिश्वत देकर वो नकली वसीयत बनवाई थी। असल में सारी जमीन दोनों भाइयों के नाम आधी आधी थी। मैंने तुम्हें सब सच बता दिया है। बस एक गुजारिश है कि मोहन को ये बात मत बताना। तुम अपने पैसे वापस ले जाओ। लालच में आकर वकील सब सच उगल देता है। इधर राजेश और तमन्ना अपने पूरे परिवार और वकील को साथ लेकर पुलिस के साथ मोहन के घर पहुंचते हैं। वकील असली वसीयत भी साथ लेकर आता है। पुलिस मोहन को हिरासत में ले लेती है। क्यों रे, इस झूठी वसीयत के दम पर तूने इन अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा किया? इन्हें घर से बेघर कर दिया ना, इनसे गुलामी करवाई। अरे छोटे छोटे बच्चों पर भी तरस नहीं आया तुझे? चल अब जेल में चल, तुझे तेरे पापों की सजा वहीं मिलेगी। पुलिस मोहन को पकड़कर ले जाती है और उसके नौकर राजू को भी हिरासत में ले लेती है। इधर तमन्ना को सागर ने अपने पापा के बारे में भी बताया था कि मोहन के लोगों ने उन्हें किडनैप कर रखा है। तमन्ना मोहन से उनके बारे में पूछती है और उन्हें भी छुड़वा लेती है। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को ऐसी सजा देना कि आसपास के लोग भी इसके जैसा करने के बारे में न सोचे। पुलिस मोहन और राजू को लेकर चली जाती है। सब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। खुशी का माहौल होता है। सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। आखिरकार मोहन को उसके पापों की सजा मिल जाती है। तभी राजेश बोलता है, भाई साहब, आपका बेटा बहुत नेक दिल का था। अगर वो ना होता तो शायद हम आज भी उसी घर में रहते और मोहन की गुलामी कर रहे होते। उसकी वजह से हमें गर्मी भरे जीवन से ठंडी भरी चट्टानी वाली गुफा मिली। ठंडी हवा, झरने, बगीचे, शांति, शीतल, आराम, ये सब भरी जिंदगी मिली। जितना भी दिन रहे कभी परेशानी नहीं हुई। आपके बेटे ने ही ये जिंदगी दी हमें, जो कभी हम सपने देखते थे। लेकिन अब आपको तो पता ही है कि दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मैं उनकी शादी करना चाहता हूँ। सागर का नाम सुनते ही उसके पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाई साहब, मेरा बेटा तो आज से 3 महीने पहले ही हम सबको छोड़कर चला गया। यह कहकर सागर के पापा रोने लगते हैं। नरेश की बात सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि वो क्या सुने और क्या बोले। तभी सरला घबराती हुई आवाज में बोलती है, ये आप क्या कह रहे हैं सागर? 3 महीने पहले मर चुका था, लेकिन हम तो उसे अभी कुछ टाइम पहले ही मिले थे। वो तो हमारे साथ था। हाँ मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। वो तो हर रोज हमारे पास आता था, हमसे बातें करता था, हमारे लिए मटका लेकर आया था। उसने हमारी बहुत मदद की। हाँ बिल्कुल, उसने ही तो हमें उस तपती हुई जिंदगी से निकालकर उस ठंडी गुफा तक पहुंचाया। अगर वो नहीं होता तो हम आज भी वहीं तड़प रहे होते। सभी घरवाले सागर को याद करते हैं, उसके किए हुए कामों को याद करते हैं। सबकी आंखों में आंसू होते हैं और मन में बहुत सारे सवाल। तभी मुकुल कहता है, सागर ने ही हमें हिम्मत दी, हमारा हक दिलाने का रास्ता दिखाया। ये कैसे हो सकता है कि वो हमारे साथ था और फिर भी जिंदा नहीं था। अब समझ आया क्यों वो हर बार अचानक आ जाता था और बिना बताए चला जाता था। वो इंसान नहीं, एक फरिश्ता बनकर हमारे साथ था। उसने मरने के बाद भी अपना फर्ज निभाया, अपने प्यार और इंसानियत को जिंदा रखा। ऐसा बेटा हर किसी को नहीं मिलता। पूरा परिवार सागर को याद करते हुए भावुक हो जाता है। हर किसी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ एक सुकून भी होता है। तभी तमन्ना आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी होती है। तमन्ना सागर को याद करते हुए कहती है, तुम मेरे साथ ना होकर भी हमेशा मेरे साथ रहे। हर मुश्किल में तुमने मेरा साथ थामा, मुझे टूटने नहीं दिया। तुम ही थे जिसने मुझे सिखाया कि अपने हक के लिए कैसे लड़ते हैं। तुम ही थे जिसने मेरे परिवार को नई जिंदगी दी। तुमसे सच्चा प्यार शायद कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपने प्यार को साबित करने के लिए अपनी जान तक दे दी और उसके बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। इस जन्म में हम एक नहीं हो पाए, लेकिन मैं वादा करती हूँ हर जन्म में तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि मेरा सच्चा प्यार सिर्फ तुम हो और हमेशा रहोगे। तमन्ना की आंखों से आंसू गिरते हैं और आसमान की ओर देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कहीं न कहीं सागर की आत्मा मुस्कुरा रही हो।